हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और स्टूडेंट्स, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टूडेंट्स जो है हम यहाँ पे फैराडे लॉ में पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको जरा दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, और उसी की बेसिस पे इसकी हम टाइप्स को जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन देखते हैं, जो कि हम फैराडे लॉ में देख भी चुके हैं। और फैराडे लॉ में हमने यही देखा था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर हो और वो कंडक्टर कोई कॉइल भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, और उसके अक्रॉस अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, फ्लक्स जो उसके साथ लिंक्ड होगा उसको अगर आप चेंज करो, बेशक ज्यादा करो या कम करो, तो उस अब कंडक्टर में अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही असल में फैराडे लॉ कहता है कि बाय फैराडे लॉ an electromotive force or EMF is said to be induced when the flux linking with a conductor और coil changes। कि अगर आप कॉइल या कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करो, उसकी वजह से उस कॉइल में या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर वो सर्किट क्लोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ, क्लोज लूप हुआ अगर, तो फिर वो जो है उसमें करंट भी फ्लो करेगा। जिस तरह कॉमन आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो, अगर आप मार्केट से बैटरी लेकर आते हो तो उस बैटरी में ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा होता। करंट तब फ्लो करेगा जब आप उस बैटरी को यूज करके एक सर्किट पूरा बिल्डअप करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू जनरेट ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तभी आपके पास फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम फ्लक्स में चेंज भी लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप परमानेंट मैग्नेट से भी कर सकते हो और आप यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कर सकते हो। लेकिन परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उसमें आप स्ट्रेंथ वेरी कर सकते हो यूजिंग द करंट। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कंडक्टर। और हमने काफी दफा डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं कि ये कंडक्टर कोई कॉइल भी हो सकती है और ये कंडक्टर कोई वायर भी हो सकती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स चीज है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था चैप्टर नंबर 14 के, वो हमने कहा था रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होना और कंडक्टर होना ईएमएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन हो। और रिलेटिव मोशन में स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने काफी केसेस डिस्कस किए थे। हमने कहा था या तो मैग्नेट्स रेस्ट में हो, कॉइल मूव कर रही हो, और या एक और केस हमने ये डिस्कस किया था कि कॉइल रेस्ट में हो और मैग्नेट्स मूव कर रहे हो। इस तरह की बस दोनों के दरमियान इन दोनों के दरमियान मोशन हो कि उसको हम रिलेटिव मोशन यहाँ पे कह सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ईएमएफ इंड्यूस कराने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो उसको हमने बेसिक दो टाइप्स में या दो क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टूडेंट जो मेथड है वो ये मेथड है कि देखें, असल में अभी हमने ये कहा कि हमें कॉइल और यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं उसके दरमियान रिलेटिव मोशन चाहिए। और रिलेटिव मोशन में हमने यही कहा कि या तो कॉइल को मूव करा दें, मैग्नेट को रेस्ट रख दें, या मैग्नेट को मूव करा दें और कॉइल को रेस्ट रख दें। तो इसी की बेसिस पे दो क्लासेस हैं। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है वो ये है कि हम असल में इलेक्ट्रिकल कोई कंडक्टर लें, उस कंडक्टर को हम रेस्ट में रखें, और जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही हो या वो वेरी कर रही हो। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मूव करने का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड मूव करने का मतलब ये है कि जिस तरह अगर आप बार मैग्नेट्स यूज कर रहे हो तो उन बार मैग्नेट्स को आप मूव कराओ। और वेरी करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वेरी मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अगर यहाँ पे करंट को वेरी करें, मतलब करंट को अगर कम या ज्यादा करें, करंट को कम या ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होने से फ्लक्स कम ज्यादा होगा। ठीक है,
तो या तो अगर हम मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं तो उन परमानेंट जो मैग्नेट्स को हमें मूव कराना पड़ेगा। और क्यों मूव कराना पड़ेगा? ताकि फ्लक्स चेंज हो उस कॉइल या कंडक्टर में से। या हमें अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं तो जो मैग्नेट्स हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराना पड़ेगा, और वेरी हम करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट। तो सबसे पहली जो स्टूडेंट हमारे पास टाइप है वो इस बेसिस पे है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब कॉइल या वायर को अगर हम रेस्ट पे रखें, स्टेशनरी रखें, और किस चीज को मूव कराएं? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड को या तो मूव कराएं या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएं। तो ये सबसे पहली अभी हम टाइप डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टूडेंट इसी के अब ऑपोजिट है। सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में हम जो है अब कंडक्टर को मूव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर को मूव कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को जो है स्टूडेंट्स हम स्टैटिक रखेंगे, मतलब रेस्ट में रखेंगे, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ना वेरी करेंगे ना मूव करेंगे, लेकिन जो कंडक्टर हम ले रहे हैं उसको मूव कराएंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पहले वाले केस में कंडक्टर रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड मूव या वेरी कर रही है, और सेकंड वाले केस में जो है कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको स्टूडेंट्स जो है इस फ्लो चार्ट से शो भी हो जाएगी। अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी दो क्लासेस हैं। सबसे पहली टाइप है यहाँ पे स्टैटिकली। अब स्टैटिकली का वर्ड आपको माइंड में आया होगा, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में, और अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और स्टैटिकली की फिर आगे दो मजीद टाइप्स हैं। पहली टाइप है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी टाइप है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। अगर आप इसके नाम में देखो तो स्टैटिकली आ रहा है, और स्टैटिकली का मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई चीज जो होगी वो रेस्ट में होगी। अब कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी चीज मूव नहीं कर रही? या तो कंडक्टर हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो कंडक्टर रेस्ट में होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग और वेरिंग, ठीक है। या चेंजिंग लिख लें, चेंजिंग का मतलब ही है कि वेरी कर रहे हो क्या आप, ठीक है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिन मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही हो उन मैग्नेट्स को मूव करा रहे हो, और वेरिंग का या चेंजिंग का मतलब ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस करा रहे हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, और वो चेंज हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ करंट। तो स्टूडेंट अब ये चीज बस याद रख लें कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो कंडक्टर होता है वो स्टेशनरी होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव या वेरी कर रही होती है। और अगर दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी डेफिनेटली, क्योंकि कंडक्टर रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी या मूव कर रही है, तो रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से होगा क्या? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको नाम देंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि कंडक्टर के रेस्ट में होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के मूव या वेरी होने की वजह से प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसका नाम स्टैटिकली किस बेसिस पे रखा गया है। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखें, ये जो वर्ड स्टैटिकली जो हम लिखेंगे ये असल में हम किस चीज को देख के लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को या कंडक्टर को। तो ये हम हमेशा कंडक्टर की स्टेट देखेंगे कि कंडक्टर मूव कर रहा है या कंडक्टर रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंडक्टर जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो इसलिए इसका नाम स्टैटिकली रखा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज सो कॉल्ड का मतलब कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? बिकॉज द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हिच इज स्टेशनरी। तो हमने यही शुरू में कहा था कि यहाँ अब कंडक्टर में ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन कंडक्टर की अपनी स्टेट क्या है? वो स्टेशनरी है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो कंडक्टर के स्टेशनरी होने की वजह से इसका नाम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर में इस तरह दो कॉइल्स होती हैं। चैप्टर नंबर 17 में भी हमने देखा था। एक साइड को बोलते हैं प्राइमरी साइड या प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी साइड है, और ये जो दूसरी है ये असल में सेकेंडरी साइड है। अब होता क्या स्टूडेंट्स, प्राइमरी साइड पे जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एसी प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि ऐसा करंट जो कि कम और ज्यादा हो रहा हो कॉन्टिन्यूसली। अब अगर प्राइमरी साइड पे करंट कम या ज्यादा हो रहा है तो, और प्राइमरी साइड पे कॉइल है,
तो हमें पता है कि जब एक कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो वैसा बार मैग्नेट बिहेव करती है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज़्यादा हो रही होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स होगा वो भी कम या ज़्यादा हो रहा है। मतलब कभी फ्लक्स कम हो रहा है, कभी फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है कंटीन्यूअसली। अब इसी प्राइमरी साइड की बिल्कुल सामने हमने एक सेकेंडरी साइड रखी हुई है। अब सेकेंडरी साइड को हमने किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया हुआ। अब सेकेंडरी साइड से जो फ्लक्स असल में पास कर रहा है वो असल में प्राइमरी वाला है। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो प्राइमरी कॉइल पे अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो वही कुछ ना कुछ फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास कर रहा है। और सेकेंडरी में भी क्या हो रहा है, फ्लक्स पास तो कर रहा है लेकिन वो फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फैराडे लॉ हमें ये कहता है कि अगर कहीं पे फ्लक्स चेंज हो तो उसकी वजह से उस साइड पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स देखें कि जो सेकेंडरी साइड पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें तो इसमें तो ये कॉइल मूव ही नहीं कर रही, मतलब ये कंडक्टर मूव ही नहीं कर रहा। और प्राइमरी साइड पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। और अगर जिस साइड पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो और वो साइड मूव भी ना कर रही हो, इस तरह के ईएमएफ को नाम देते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर किसकी टाइप है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो एक तो वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो सेकेंडरी साइड है वो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रही। इसलिए इस ईएमएफ को हम नाम देंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप में जो डिस्कस किया गया वो ट्रांसफार्मर डिस्कस किया गया है। तो एग्जांपल आप दे सकते हो, इन ट्रांसफार्मर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट्स कॉइल, इन इट्स कॉइल का मतलब है सेकेंडरी कॉइल, इन इट्स सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये स्टूडेंट्स स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में था। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है स्टूडेंट्स? अब अभी आपको मैंने शुरू में बताया कि ये जो हम टर्म लिखेंगे स्टैटिकली या डायनामिकली, ये किस चीज को देख के लिखते हैं, कंडक्टर को। और डायनामिक का मतलब होता है कि कोई चीज अगर मोशन में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो मोशन में होगा, और अगर कंडक्टर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो रेस्ट में होगी, क्योंकि हमें रिलेटिव मोशन अचीव करनी है। यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्टेशनरी होगी, वो मूव नहीं कर रही होगी, ना वेरी कर रही होगी, तो कंडक्टर को हम मूव कराएंगे, और डेफिनेटली इस तरीके से मूव कराएंगे इन सच अ वे दैट द फ्लक्स लिंकिंग इट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। और अगर फ्लक्स जो है उस कॉइल के साथ या कंडक्टर के साथ जो लिंक्ड हो रहा है अगर वो चेंज होगा, तो फैराडे लॉ ये कहता है देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस वे इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको डायनामिकली नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस केस में जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इट इज सो कॉल्ड, इसको हम डायनामिकली ही क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर विच इज इन मोशन। देखो अगर आप कंपेयर करो तो पिछले केस से टोटली ऑपोजिट है। पिछले केस में जो था वो स्टैटिकली इसलिए नाम दिया था क्योंकि उधर जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो कंडक्टर रेस्ट में होता था, मैग्नेटिक फील्ड मूव करती थी। और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या है कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो इस कंडक्टर की मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेस्ट में होगी। इसकी स्टूडेंट एग्जाम्पल जो है वो है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर भी हम डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको इसकी एक बेसिक सी समरी बता देता हूँ। हम एक मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होती है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ना मूव कर रही होती है ना ये वेरी कर रही होती है, मतलब कांस्टेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के हम बिटवीन एक कॉइल रखते हैं, ठीक है, ये हमने कॉइल प्लेस कर दी, और इस कॉइल को असल में हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। और इस कॉइल के रोटेट होने से होता क्या है, इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो चेंज होता है, और जब इस कॉइल के फ्लक्स के यहाँ पे क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो होगा क्या, इस कॉइल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ को हम नाम देंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनामिकली नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कॉइल की रोटेशन मतलब मोशन की वजह से, और मैग्नेट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं। तो इस तरह की ईएमएफ को हम नाम देंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी टाइप्स के बारे में था। सेल्फली इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो आगे मजीद टाइप्स हैं जिसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ
और जो एक और टाइप थी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मोशनल ईएमएफ, और ये फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले अगर आप इसके नाम में देखो तो मोशनल ईएमएफ, तो ऐसा ईएमएफ जो कि किसी चीज की मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो, और यहाँ पे किस चीज की मोशन होगी? कंडक्टर की। तो यही इसकी डेफिनेशन भी होगी। अगर आपके पास एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ, और उस अब कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी नोट when a conductor is moved across a magnetic field and EMF is induced between its ends, the EMF of the moving conductor, अब देखें स्टूडेंट, जो EMF इंड्यूस होता है ना, ये बिल्कुल एक वैसा ही है जिस तरह एक बैटरी का वोल्टेज होता है, ठीक है। तो EMF of the moving conductor is similar to that of a battery। जिस तरह एक बैटरी है, एक बैटरी का हमें पता है एक पोटेंशियल जो होता है वो हाई होगा, दूसरा पोटेंशियल लो होगा। तो इस बैटरी में ईएमएफ तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी करंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। करंट तब एग्जिस्ट करेगा जब मैं क्या करूं, इससे मैं एक क्लोज सर्किट बना दूं। तो क्लोज सर्किट बना दूंगा, फिर हमें पता है करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पे if the ends of the battery or a conductor are joined by wire to make a closed circuit, a current flows through it। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो एग्जिस्ट करेगा अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस कराना हो तो आपको उस लूप को आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि मोशनल ईएमएफ किसकी टाइप में आता है, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया कि मोशनल ईएमएफ में जो है हम कंडक्टर को मूव कराएंगे, और अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये कौन सी टाइप होगी, ये होगी टाइप डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि और डायनामिकली इसलिए है क्योंकि इधर हम जो कंडक्टर यूज करेंगे, कंडक्टर वायर भी हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है, वो जो होगी वो मोशन में होगी, मूव करेगी, इसलिए इसको हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। और बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली कि अगर आप एक कंडक्टर लो और उसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से होगा क्या, उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस तरह के ईएमएफ को हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये उस कंडक्टर के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें अब एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। सबसे पहला जो अगर आप पॉइंट देखें, आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह जरा समझना है। सबसे पहले इसकी डायग्राम में आप एक कंडक्टर यूज हो रहा है, एक मतलब रॉड कह लें, एक वायर कह लें, उस वायर को हम नाम देंगे ए बी, ठीक है। तो एक सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि ए बी, और ये कंडक्टर मैंने और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, और ये कंडक्टर मैंने दो कॉपर रेल्स पे प्लेस किया हुआ है। ये जो आपको चीज नजर आ रही है इसको कॉपर रेल्स कहते हैं। ये हमारे पास कॉपर रेल्स हैं। तो दो कॉपर रेल्स हैं, एक कॉपर रेल नीचे है और एक कॉपर रेल ऊपर है। ये कॉपर रेल्स किस काम के लिए होती हैं, आप इसको खुद इमेजिन करें। ये कॉपर इस तरह लंबी सी होगी और इसके ऊपर ये इस कंडक्टर को हम स्लाइड कराते हैं। ये जो कंडक्टर या ये जो रॉड है ए बी, ये इस रॉड को हम इधर लेफ्ट साइड भी मूव करा सकते हैं और इस रॉड को हम राइट साइड भी मूव करा सकते हैं। जिस तरह ट्रेन की आपके पास रेल्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन जो है वो स्लाइड कर रही होती है, मूव कर रही होती है, इसी तरह ये कॉपर रेल्स हैं। दो कॉपर रेल्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और इसके ऊपर हम इस कंडक्टर या रॉड को, ये जो रॉड ए बी है, इसको स्लाइड कराते हैं, मूव कराते हैं। इस रॉड को हम लेफ्ट साइड भी मूव करा सकते हैं और इस रॉड को हम राइट साइड भी मूव करा सकते हैं, और बहुत कम फ्रिक्शन होती है, इसलिए हम इसको इजीली इस रॉड को इन कॉपर रेल्स के ऊपर मूव करा सकते हैं। दूसरी ये चीज है कि अब यह तो कॉपर रेल्स हो गई, फिर अब इन अगर आप देखें ये दो एंड्स हैं, एक एंड है सी, दूसरा एंड है डी। अब अगर मैं इस सी और डी पे कुछ भी चीज कनेक्टेड ना करूं यहाँ पे, तो होगा क्या, इस रॉड में ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन सर्किट क्लोज ना होने की वजह से करंट नहीं फ्लो करेगा। फिर देखें स्टूडेंट, यहां से भी सर्किट आपके पास जो होगा वो क्लोज नहीं होगा, यहाँ से भी सर्किट आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, इस साइड से तो सर्किट है ही ओपन।
तो मुझे किसी एक साइड से सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। और सर्किट को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सर्किट को क्लोज करने के लिए मैं इसको एक साइड पे कोई लोड लगा दूंगा या मैं गैल्वानोमीटर लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइड पे ये गैल्वानोमीटर लगा दिया और गैल्वानोमीटर करने से हुआ क्या, ये सर्किट क्लोज हो गया। और क्लोज होने का फायदा ये हुआ कि अब यहाँ पे जो करंट ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे देखें तो ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया। उसको मैं थोड़ा सा शो भी कर रहा हूँ। ये तो पूरा एक हमारे पास क्लोज लूप या क्लोज सर्किट बन गया। उसकी वजह से करंट एग्जिस्ट करेगा और करंट एग्जिस्ट करेगा तो ये गैल्वानोमीटर जो है हमारे पास रीडिंग शो करेगा। और डेफिनेटली कॉपर ही की रेल्स क्यों यूज की हैं, क्योंकि करंट इन्हीं में से फ्लो करेगा। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई कंडक्टर की बनी होनी चाहिए ताकि इनमें से जो है वो करंट फ्लो कर जाए, इसलिए इसको हम कॉपर की रेल्स लेते हैं कि कोई ना कोई कंडक्टर आपने लेना है। और एक और चीज अगर आप नोटिस करें, इस रॉड की जितनी लेंथ है तकरीबन इन कॉपर रेल्स के दरमियान सेपरेशन भी उतनी है। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ इस रॉड की लेंथ अगर L है तो इन कॉपर रेल्स के दरमियान सेपरेशन जो है वो भी L ही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L placed between two parallel rails separated by a distance L। तो आप एक कंडक्टिंग रॉड लें और उसको आप दो पैरेलल मेटल रेल्स के दरमियान प्लेस कर दें और उन मेटल जो रेल्स के दरमियान भी सेपरेशन L है और तकरीबन उस कॉपर रॉड जो हमने रॉड यूज किया हुआ है उसकी भी जो लेंथ है वो L ही है। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हमने जो ये पॉइंट C और D थे, इन पॉइंट C और D के क्रॉस एक क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स C एंड D ऑफ द रेल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैल्वानोमीटर क्यों कनेक्ट किया, तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने की वजह यह है ताकि सर्किट क्लोज हो और सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट कंडक्टिंग लूप, और इस लूप का नाम क्या देंगे, A B C D A। तो ये एक लूप बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गई, सो दैट इंड्यूस करंट फ्लोज इन इट। तो स्टूडेंट यही लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आप साथ साथ जहां से नोट भी करते रहो और अपने आप नोट्स इसको आप बनाते रहो। और एक और चीज जो अब रह गई थी जो हमने डिस्कस नहीं की वो ये थी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं और क्रॉस का हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, ठीक है, या इनटू द प्लेन है। और अगर आप देखो तो तमाम क्रॉस जो हैं उनके दरमियान स्पेसिंग सेम है। उसका मतलब यह है कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे यूज किया और आपकी इस पूरी सिलेबस में जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रॉड लिया, उसको दो कॉपर रेल्स के दरमियान प्लेस किया जिन कॉपर रेल्स के दरमियान सेपरेशन L थी, और उस कॉपर रॉड की या रॉड की जो लेंथ भी अपनी L ही थी, और हमने पॉइंट C और D के दरमियान एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। और गैल्वानोमीटर लगाने की वजह ये थी कि एक कंप्लीट लूप बन जाए, यहाँ पे कंडक्टिंग लूप बन जाए जिसमें से करंट फ्लो कर सके, और एक मैग्नेटिक फील्ड यूज की B जो कि इनटू द पेज है। आप चाहो तो आउटसाइड भी ले सकते हो, लेकिन मैं बुक की कन्वेंशन लेके जा रहा हूँ, बुक में उसने इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड शो की है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम इस रॉड को मूव ना कराएं, ठीक है, ये जो रॉड हमारे पास ए बी जो है इसको अगर मूव ना कराऊं तो गैल्वानोमीटर इंडिकेट्स नो करंट। अब ये जो गैल्वानोमीटर हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ ये कोई भी करंट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, देखिए स्टूडेंट, अगर रॉड स्टेशनरी है तो मतलब ये है कि रॉड में से फ्लक्स तो गुजर रहा है, वो फ्लक्स कांस्टेंट है क्योंकि रॉड ही मूव नहीं कर रहा। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स कुछ नहीं आ रहा होगा अगर फ्लक्स कांस्टेंट है। चेंज इन फ्लक्स जीरो होने की वजह से फैराडे लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो भी जीरो होगा। और अगर इंड्यूस्ड करंट ही अगर जीरो है तो गैल्वानोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी जीरो होगा, और गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद हो कि अगर रॉड स्टेशनरी हो, रॉड मूव ना कर रहा हो, तो रॉड में से फ्लक्स तो गुजर रहा है लेकिन वो फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा क्योंकि फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर ईएमएफ ही जीरो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगा। इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा तो गैल्वानोमीटर में से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, और गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन या कोई भी करंट शो नहीं कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स,
जो है हमारे पास वो ये है कि अगर अब हमने क्या कराना है, हमने इस जो रॉड में से फ्लक्स चेंज कराना है। अब फ्लक्स चेंज कराने के हमारे पास क्या मेथड है कि मैंने इस रॉड को मूव कराना है, और रॉड को मूव कराने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। या तो मैं इस रॉड को लेफ्ट साइड मूव कराऊं, ठीक है, या मैं इस रॉड को राइट साइड मूव कराऊं। दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में फ्लक्स जो है वो चेंज होगा इस रॉड के अक्रॉस। तो मैं आपकी बुक की कन्वेंशन लेके चल रहा हूं। बुक में इसने ये कहा है कि इफ द रॉड इज पुल्ड टू द लेफ्ट, तो आप देखें, अगर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, इसने यहाँ पे जो है वो रॉड को लेफ्ट साइड मूव कराया है, मतलब खुद हमने फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स। इसी मैंने इसके ऊपर लिखा है अप्लाइड फोर्स। तो मैंने यहाँ पे इस रॉड को लेफ्ट साइड मूव कराया विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि मैं इस रॉड पे लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा हूं, तो ये रॉड भी लेफ्ट साइड ही मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड ही होगी। तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड है। अब भी अगर आप इसकी पोजीशन ये वाली देखें, तो समझें इसमें से, अब एज्यूम कर रहे हैं हम, इस समझ लें इसमें से आपके पास 30 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब मैंने ये कहा कि मैंने इस रॉड को मूव कराया और इस रॉड को मैं मूव कराकर इस पोजीशन पर ले आया। अब देखें, जब मैं रॉड को इस पोजीशन से इस पोजीशन मूव करा रहा होगा, अब पहले 30 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? अब सिर्फ ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। समझ लें ये है 20, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैं रॉड को इसकी पहले वाली अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर लेकर आ रहा था, तो इस रॉड के अक्रॉस जो है वो फ्लक्स चेंज हो रहा था। पहले 30 फील्ड लाइंस पास कर रही थी, जैसे जैसे मैं इसको मूव करा रहा था 30 से 28, फिर 26, 24, 22, फिर 20। तो जैसे जैसे मैं इस रॉड को मूव करा रहा था, इस रॉड के यहाँ पे क्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा था, और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से हो क्या रहा था, इधर जो है अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस ईएमएफ की वजह से जो है यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं इफ द रॉड इज पुल्ड टू द लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, द यहाँ पे गैल्वानोमीटर इंडिकेट्स अ करंट। और गैल्वानोमीटर ने करंट क्यों इंडिकेट किया, उसकी वजह ये है कि जब आप इस रॉड को मूव कराओगे तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा, और जब करंट एग्जिस्ट करेगा इस लूप में, तो गैल्वानोमीटर भी रीडिंग शो करेगा। अब अगला क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये होता है कि करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो। देखें स्टूडेंट, अब ये जरा चीज आपने समझनी है कि कंडक्टर को असल में मूव कराने का मतलब ये है, अब कंडक्टर तो असल में खुद कुछ भी चीज नहीं है। कंडक्टर जो चीज मिलके बना है वो दो चीजों से मिलके बना है, एक तो आपके पास चार्जेस और दूसरे हैं एटम्स। और जब मैं कंडक्टर को मूव करा रहा हूं तो मतलब है कि मैं असल में उसमें प्रेजेंट चार्जेस को मूव करा रहा हूं। तो होता क्या है, अब आपने चैप्टर नंबर 13 में एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास चार्जेस हों और चार्जेस अगर आप मूव कराओ, चार्जेस अगर मूव कर रहे हो और साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो हमने ये कहा था उन चार्जेस पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता था, हमने कहा था कि वो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये लास्ट में अगर आप देखें तो इक्वेशन लिखी हुई भी है कि वो जो फोर्स होती थी क्यू वी बी के बराबर होती थी, V क्रॉस B के बराबर होती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, और असल में होगा क्या कि इन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन द रॉड मूव्स, हम अब वैसे तो इस रॉड पे काफी ज्यादा चार्जेस हो गए, हम किसी एक चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं कि हमने यही कहा कि व्हेन द रॉड मूव्स अ चार्ज q within the rod also moves with the same velocity। देखें, हम रॉड को लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं, तो मतलब यह है कि इस रॉड में जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उनको भी हम लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, तो उन चार्जेस पे असल में फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स निकालने का जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितनी फोर्स है, वो फोर्स निकालने का मैग्नीट्यूड है क्यू वी क्रॉस बी, या क्यू वी बी साइन थीटा भी कह सकते हो। क्यू जो है वो चार्ज है, वी जो है वो वेलोसिटी है, और वो सेम वेलोसिटी वही है जिस वेलोसिटी से आप इस रॉड को मूव करा रहे हो लेफ्ट साइड। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, और थीटा जो एंगल है वो बिटवीन एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे थीटा आप देख भी सकते हो, यहाँ थीटा 90 होगा। 90 क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो थीटा 90 होगा। तो असल में ये चार्जेस मूव करते हैं जिसकी वजह से जो है इस रॉड में कंडक्टर मूव करता है। और थोड़ा सा मैं आपको एक एडिशनल चीज बताऊं, अगर आप इस रॉड में कोई एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया
और मैंने कहा इस पॉजिटिव चार्ज पे जो वेलोसिटी लग रही है वो आपके ऊपर लेफ्ट साइड लग रही है, क्योंकि रॉड को हम लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अगर आप यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन निकालना चाहो तो आप पिछले चैप्टर का रूल लगा भी सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट रूल लगा लें कि पहले आप अपनी फिंगर्स को ओपन करें, राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद आप फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखोगे कि आपका जो थंब आएगा तो थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी और वो नीचे डाउनवर्ड आएगा। तो मतलब ये है कि इस रॉड में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नीचे इधर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला अगर पॉजिटिव चार्जेस नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे वाला क्या बन जाएगा, हाई पोटेंशियल बन जाएगा। और अगर नीचे वाला हाई पोटेंशियल बन रहा है एंड, तो दूसरा एंड जो है वो लो पोटेंशियल पे एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखें होगा क्या, ऊपर वाला पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे हो गया, नीचे हाई पोटेंशियल पे हो गया। करंट फ्लो होगा। अब इस करंट फ्लो मतलब ये जो लो और हाई पोटेंशियल है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये आपस में चार्जेस कंबाइन अब होना चाह रहे हो कि, लेकिन वो इस रॉड के अक्रॉस नहीं हो सकते क्योंकि रॉड उन चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। तो ये एक दूसरा रास्ता अडॉप्ट करेंगे कंबाइन होने का, और वो ये है इस थ्रू कंडक्टिंग लूप। तो ये चार्जेस इस तरह मूव करेंगे और जैसे ये इस लूप से फ्लो करेंगे तो वो गैल्वानोमीटर में से भी चार्जेस पास करेंगे, और जैसे ही गैल्वानोमीटर में से पास करेंगे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये स्टूडेंट्स इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन होगी। और अगर आप करंट की डायरेक्शन देखना भी चाहो तो इस कंडक्टिंग लूप में से करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो करंट की डायरेक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया भी था कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि आप ये देख लो कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लो पोटेंशियल पे है। और अगर आपको हाई और लो पोटेंशियल का पता है तो आप एक करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेंस लॉ से भी निकाल सकते हो आप, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। अब अभी तो हमने ये कहा कि उस कंडक्टर पे जो है वो फोर्स लग रही है, और उस कंडक्टर में जो प्रेजेंट चार्जेस है उस पे फोर्स लग रही है। असल में अब कंडक्टर में एक चार्ज तो नहीं होगा, कंडक्टर में बेशुमार चार्जेस होंगे, और अगर मैं उन सारे चार्जेस की फोर्स को कहूं तो वो असल में, अगर मैं ये कहूँ ना कि उस कंडक्टर में सारे चार्जेस पे कितनी फोर्स होगी, तो वो असल में बराबर होगी फोर्स ऑन अ कंडक्टर। क्योंकि फोर्स ऑन अगर मैं कंडक्टर निकाल लूं तो उसका मतलब ये कि वो उस कंडक्टर में प्रेजेंट सारे चार्जेस का सम है। तो नेक्स्ट हमने यही डिस्कस किया कि हम अब कंडक्टर फोर्स पे देखेंगे कि उस कंडक्टर पे कितनी फोर्स है। तो सिंस द कंडक्टर इज कैरिंग करंट एंड इट इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखें स्टूडेंट इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, और ये कौन सा करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट है। अब चैप्टर नंबर 13 में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा हो और वो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज जरा कंसीडर करें, यहाँ पे फिर दो फोर्सेस हो गई। एक फोर्स तो वो हो गई अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स से मैं इस कंडक्टर को मूव करा रहा हूँ। अब जब मैं इस कंडक्टर को मूव कराऊंगा लेफ्ट साइड तो होगा क्या, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। अब उस करंट की वजह से इस कंडक्टर में एक और फोर्स जनरेट हो गई, और वो फोर्स जो है वो है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स तो वो है जिस फोर्स से मैं इस कंडक्टर को मूव करा रहा हूं, उस कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से एक और फोर्स हो गई जिसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी, ठीक है। ये आप करंट की डायरेक्शन से भी निकाल सकते हो, और अभी हम आगे इसको लेंस लॉ से भी डिस्कस करेंगे। तो यही हमने पॉइंट लिखा कि व्हेन द कंडक्टर इज कैरिंग करंट एंड इट इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये अब कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या इसको आप आई एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। और ये जो थीटा होता है, ये थीटा एंगल होता है बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमने कहा था लेंथ की डायरेक्शन वही लेते हैं जो डायरेक्शन करंट की होती है। तो अगर आप देखो इस कंडक्टर में से या तो करंट अपवर्ड फ्लो करेगा या डाउनवर्ड फ्लो करेगा, और हमें पता है अगर आप इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव करा रहे हो तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, तो डेफिनेटली दोनों के दरमियान थीटा कितना बना, 90, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और हमें पता है कि sin 90 कितना होता है 1। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स आ गई वो फोर्स आ गई F इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। और ये असल में ये वही फोर्स है
जो कि इस कंडक्टर में प्रेजेंट तमाम चार्ज कैरियर्स पे लग रही है, और ये मैग्नेटिक फोर्स है। और हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो लेफ्ट साइड है, और इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो राइट साइड है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चीजों को आपने ना अच्छी तरह चैप्टर नंबर 13 को भी साथ साथ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था वो रिवाइज करना है। अब अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने पिछले चैप्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो आप अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता हो, क्योंकि हमने कहा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, याद रखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी वो तीन चीजें होती थी। FBI, फिंगर्स को आपने म्यूचुअली यहाँ पे ओपन करना हो, जो एंगल होता था 90 के एंगल पे ओपन करना होता था। F जो होता था वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करता था। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और I जो है वो करंट, और इस केस में करंट जो है वो इंड्यूस करंट है। तो जब आप ये तीनों चीजें दोनों चीजें सेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो आप ये देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी राइट साइड। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, और दिस फोर्स का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, इज टुवर्ड्स राइट। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारी अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है। ठीक है। और यही चीज असल में लेंस लॉ के साथ भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट देखें, अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी हमारी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के साथ होती, मतलब मैं कहता मेरी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड है, उसका मतलब तो ये होता कि अगर मैं इस कंडक्टर को एक दफा थोड़ा सा मूव कराऊं, स्मॉल एनर्जी के साथ मूव कराऊं, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड होने की वजह से ये कंडक्टर खुद ब खुद लेफ्ट साइड मूव करता रहता, और जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड मूव करता रहता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती, करंट प्रोड्यूस होता रहता। उसका तो मतलब ये था कि मैंने इसको एक थोड़ी सी माइन्यूट सी एनर्जी दी, और उसके बाद ये खुद ब खुद पेनिट्रेट कर, खुद ब खुद मूव कर रहा है, जो कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी यहाँ पे सब्सटेंस को स्मॉल एनर्जी दो, माइन्यूट एनर्जी दो, और उसके रिजल्ट में वो आपको इनफाइनाइट एनर्जी दे। ठीक है। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फोर्स हमारी हमेशा फोर्स के ऑपोजिट ही होगी, क्योंकि इसने हमेशा हमारी फोर्स को अपोज करना है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखें कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव करा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव कराना बंद कर दूंगा, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। और क्यों जीरो हो जाएगी, आप खुद सोचें इस चीज को। जीरो होने की वजह यह है क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, एक चीज याद रखें, ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट उसी वक्त एग्जिस्ट कर रहा है जब तक मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव करा रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव कराना बंद कर दूंगा, स्टेशनरी कर दूंगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी। ठीक है। आप स्टूडेंट इसकी कुछ डेरिवेशन करते हैं, मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने यही कहा कि अप्लाइड फोर्स इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। हमने यही कहा कि हम जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट साइड है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो राइट साइड खींच रही है, जो कि लेंस लॉ भी यही कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जिस वजह से प्रोड्यूस होता है वो उसी कॉज को अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो उस कंडक्टर के लेफ्ट साइड जाने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उसको अपोज करेगा। वो असल में चाहेगा कि ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ना, उसको रोकने की कोशिश करेगा, रोकने के लिए उसको वो राइट साइड खींचेगा। ठीक है। अगर हम एक कंडक्टर को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेफ्ट साइड मूव कराना है स्टूडेंट, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारी अप्लाइड फोर्स कम से कम उस मैग्नेटिक फोर्स के तो इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी हम उस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव करा सकते हैं। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स उस मैग्नेटिक फोर्स के ही से कम होगी, तो हम उस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव ही नहीं करा पाएंगे। ठीक है। तो आप यही नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फोर्स, कि कम से कम आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो उस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल भी होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख भी सकते हो कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गई। अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप यहाँ पे मॉडुलस यूज कर लोगे, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप ये कहोगे कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होने चाहिए, अप्लाइड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और देखो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड इक्वल होने से होगा क्या, स्टार्ट में डेफिनेटली हम थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, लेकिन बाद में हम अपनी फोर्स को उसकी इक्वल रखेंगे। फोर्सेस इक्वल करने से होगा ये, नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी,
और नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगी, और एक्सीलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी। हम यही चाहते हैं कि हम उस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराएं। अभी हमने कहा कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था ILB sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 पुट करके ILB आ गया था। तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, ILB, क्योंकि दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो अप्लाइड फोर्स भी ILB। उसके बाद स्टूडेंट्स ये अप्लाइड फोर्स का जो फॉर्मूला है ये आप इसको रखें माइंड में, क्योंकि अगले में हम यूज करेंगे। उसके बाद हमने निकालना है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि रेट का वर्ड आ रहा है इसलिए टाइम आ गया नीचे। अब वर्क डन ओवर टाइम क्या चीज होती है, वर्क डन ओवर टाइम स्टूडेंट चीज होती है पावर, ठीक है। और कौन सी पावर है, ये मैकेनिकल पावर की भी टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर है, मैकेनिकल पावर है। तो यहाँ पे जो आपके पास पावर है वो मैकेनिकल पावर है। मैकेनिकल पावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्क डन आ रहा है, और ये वर्क डन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये अप्लाइड फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्सेस वगैरह की वजह से जो वर्क डन होता है उसको मैकेनिकल पावर कहते हैं, और इस मैकेनिकल को पावर को अभी हम यहाँ पे इनपुट पावर कह रहे हैं। इनपुट पावर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये फोर्स खुद लगा रहे हैं, खुद इनपुट दे रहे हैं, तो इसलिए आप इसको इनपुट पावर भी कह सकते हो। अब पावर के फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पावर के टाइप्स भी डिफरेंट है। अगर आप मैकेनिकल पावर की बात करो तो फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था F.V, ठीक है। F.V, F जो होता था वो अप्लाइड फोर्स, और V जो होती थी वेलोसिटी होती थी। तो यही हमने नीचे लिख दिया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है असल में यहाँ पे मैकेनिकल पावर के बराबर है, और मैकेनिकल पावर जो है वो F.V के बराबर है, मतलब अप्लाइड फोर्स डॉट वेलोसिटी। और अगर आप यहाँ पे इसका ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करो तो ये आ जाएगा FV cos थीटा, और ये जो थीटा है ये एंगल होगा बिटवीन अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। और अगर आप पिछली स्लाइड में देखो मैंने डिस्कस भी किया, अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। अगर आप रॉड को लेफ्ट साइड मूव करा रहे हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड ही होगी। अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 और थीटा 0, तो cos 0 हमें पता है cos 0 1 होता है, तो आप सिर्फ लिख दोगे कि FV, तो सिर्फ फॉर्मूला ये बन जाएगा FV। और F कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क या मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला आ गया, या इनपुट पावर का फॉर्मूला आ गया, वो है FV। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अप्लाइड फोर्स आ रहा है, और अप्लाइड फोर्स का हमने फॉर्मूला ऊपर जो है वो डिराइव किया हुआ है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म अगर स्लाइड में देखें, सबसे पहले वही स्टेप है कि पुटिंग F applied is equal to ILB in इक्वेशन 1। तो पीछे जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी F applied into V, तो F applied की जगह हमने ILB पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई ILB V, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इनपुट पावर, इसको आप इनपुट पावर भी कह सकते हो, या इसको आप रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हो। ये तो इनपुट पावर हो गई। अब आउटपुट पावर क्या है, अब आउटपुट पावर जो हमें मिल रही है वो मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, और वोल्टेज और करंट की जो पावर होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूले जो है आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिकल पावर का आपने एक बेसिक सा जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आपने पढ़ा था VI, ठीक है। और या V तो बैटरी का वोल्टेज होता था, लेकिन यहाँ बैटरी का वोल्टेज तो नहीं, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो V को रिप्लेस कर देंगे हम एप्सिलॉन से, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। और करंट जो था वहां बैटरी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे जो करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही यूज किया। अब रेट ऑफ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे एनर्जी से मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन आई है, एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई जो है वो इंड्यूस्ड करंट। अब स्टूडेंट हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ना कभी एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मतलब यहाँ पे जो हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लगा रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर जो कर रहे थे वो उतना ही होना चाहिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अज्यूमिंग कोई और हम लॉसेस अज्यूम नहीं कर रहे, मतलब फ्रिक्शन का लॉस नहीं अज्यूम कर रहे, एयर फ्रिक्शन और वो कॉपर रेल्स पे जो फ्रिक्शन उसको हम अज्यूम नहीं कर रहे। अगर वो हम अज्यूम ना करें तो हम ये कहेंगे कि जितना हम वर्क डन कर रहे हैं हमें उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब इनपुट पावर किसकी इक्वल आई थी, ILBV, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हमें अभी ऊपर वाली क्वेश्चन में हमने देखी एप्सिलॉन आई, तो एप्सिलॉन आई, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। और लेफ्ट साइड पे भी करंट है, राइट साइड पे भी करंट है,
तो ये दोनों करंट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ईएमएफ की जो इक्वेशन आ जाएगी LBV इज इक्वल टू E, और इसी को अगर आप रीअरेंज करो तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू VBL, और VBL जो है V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और L जो है वो लेंथ है। और स्टूडेंट एक चीज देखें, पीछे जो हमने इसकी डेरिवेशन स्टार्ट की थी वो मैग्नेटिक फोर्स है ILB sin थीटा, और थीटा को वहां पे जो है हमने 90 पुट कर दिया था क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे। तो ये इक्वेशन भी इसलिए क्योंकि साइन थीटा खत्म हो गया था, इसलिए हमने ये लिखा कि इक्वेशन तब तक होल्ड करेगी जब तक BLV आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब तीनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हों। अगर ये तीनों आपस में 90 का एंगल ना बना रहे हों तब क्या होगा? तब होगा ये कि वो जो हमने साइन थीटा शुरू में खत्म किया था वो साइन थीटा भी हम साथ साथ लिखेंगे। तो अगर बी एल और वी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो फिर आप साथ में यहाँ साइन थीटा भी लगा दोगे। और थीटा याद रखें, थीटा किसके दरमियान एंगल है? थीटा एंगल है बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूं मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगा जब थीटा 90 हो। थीटा 90 का मतलब जब बी और वी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और ईएमएफ में अगर आपसे पूछूं मिनिमम कब होगा, तो ईएमएफ मिनिमम तब होगा जब थीटा 0 हो। थीटा 0 का मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट है वो है कि किन किन फैक्टर्स पे मोशनल ईएमएफ डिपेंड करता है। तो अगर आप देखें इसकी इक्वेशन में देखें, सबसे पहला है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर या रॉड, आप जितनी स्पीड से रॉड को मूव कराओगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, क्योंकि उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा कम टाइम में और उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड जो चीज है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तीसरी चीज जो फॉर्मूले में आ रही है वो आ रही है लेंथ, और डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा यूज करोगे ज्यादा चार्ज कैरियर्स होगे, जब ज्यादा चार्ज कैरियर्स होगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा, ठीक है। और फोर्थ जो चीज है वो है थीटा, और थीटा जो है वो असल में ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह प्लेस किया हुआ है। पैरेलल प्लेस किया हुआ है तो थीटा 0 हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं। और अगर आपने 90 के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है तो ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और स्टूडेंट लास्ट जो है वो ये चीज है कि हम उस लूप में करंट की डायरेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में एक रूल डिफाइन किया था जो कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे लगाओ आप इस डायग्राम में, जहाँ पे आप कंडक्टर को जो है इस तरह था डायग्राम, आपको बेसिक सी आप कंडक्टर को जो है वो लेफ्ट साइड मूव करा रहे थे, तो ये आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन थी। मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इनटू द प्लेन थी या पेज थी। आप राइट हैंड रूल लगाएं और आप सबसे पहले जो है थंब को जो है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में करें, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें, और देखें आपकी सेकंड फिंगर क्या पॉइंट आउट करती है। तो आपकी सेकंड फिंगर पॉइंट आउट करनी चाहिए डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये है कि बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इफ द कंडक्टर इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑफ क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज करंट होगा क्योंकि इस तरह हमने लूप को क्लोज किया हुआ है, तो ये करंट इस तरह डाउनवर्ड यहां से इस तरह जाएगा करंट, और अब ये करंट की जो डायरेक्शन बनी ये क्लॉकवाइज बनी। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अभी तो मैं इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड मूव करा रहा हूं, अगर मैं इस कंडक्टर को राइट साइड मूव कराऊं तो फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा करंट की डायरेक्शन में। फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ऑपोजिट शो हो जाएगी। तो यहीं पे लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर आप इस कंडक्टर को राइट साइड मूव कराओ तो फिर जो करंट होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, अगर आप इसको लेफ्ट साइड यहाँ पे आप रूल लगाएं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह डाउनवर्ड होगी और वो इस तरह बनेगी। लास्ट स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं आपको फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, आपने खुद इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे आपने ये चेक करानी है। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है एक लूप है जिसकी रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और कह रहा है कंडक्टर की लेंथ 0.2 मीटर है और वेलोसिटी इतनी है। सबसे पहले कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे VBL sin थीटा, और थीटा वो कितना होगा? वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है विद मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो मोशन ऑफ द कंडक्टर मतलब अगर कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो थीटा आप 90 ले लोगे।
v भी आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको 0.2 मीटर यहाँ पे मीटर पर सेकंड गिवन है, b जो गिवन है आपको 2 टेस्ला गिवन है, लेंथ आपको जो है 0.2 मीटर गिवन है। तो ये सारी चीजें आपने निकाल लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है, करंट। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है ओम्स लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपने ऊपर वाले पार्ट में निकाला होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.1 ओम। तो यहां से आपके पास करंट आ जाएगा इन एम्पियर्स। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल पावर निकालें। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपने पहले पार्ट में निकाला होगा, इंड्यूस्ड करंट जो आपने सेकंड पार्ट में निकाला होगा, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो पावर आ जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर इन वॉट्स। और लास्ट में कह रहा है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला भी हमने देखा था वो देखा था अप्लाइड फोर्स इनटू वी। और हमने कहा अप्लाइड फोर्स जो होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है। तो आप अप्लाइड फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स लिख दो, और मैग्नेटिक फोर्स जो बराबर है वो ILB के बराबर होती है इनटू V। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला पुट कर दो, I की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, लेंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड आपको 2 टेस्ला गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। तो यहाँ से भी आप पावर निकाल लो। और ये मैं पावर बुक वाले आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ से 0.064 वॉट, यहाँ से भी 0.064 वॉट। तो अगर आप एक चीज नोटिस भी करो तो हमने पीछे भी यही कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें हम इनपुट पावर कितनी दे रहे हैं 0.064 इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड फोर्स, और उसकी वजह से जो आउटपुट पावर प्रोड्यूस हो रही है वो भी 0.064 वॉट है। तो दोनों पावर सेम होती हैं अगर कोई आगे पर लॉसेस ना हो रहे हों। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था ये टॉपिक 14.4 था, जिसमें मोशनल ईएमएफ था और इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप्स वगैरह। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।